हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी एसएससी विद उदय में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत का संविधान और उससे रिलेटिव हम क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को सूची से हटा दिया? यानी जो हमारा 1978 तक संपत्ति का अधिकार हमारा एक मौलिक अधिकार था, लेकिन इसे 1978 में हटा दिया गया संवैधानिक संशोधन करके। तो संवैधानिक संशोधन कौन सा था? तो वो संवैधानिक संशोधन था हमारा 44वां संवैधानिक संशोधन। इस संशोधन के बाद जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया। ये जो दोस्तों ये जो 44वां संविधान जो संशोधन था, ये संविधान संशोधन विशेष तौर पर मतलब बेसिकली ये जो संविधान संशोधन था वो 1976 में लाए गए, इमरजेंसी के दौरान लाए गए 42वें संवैधानिक संशोधन को हटाने के लिए था, जिसमें प्रधानमंत्री के कार्यकाल को 5 साल से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया। मतलब प्रधानमंत्री मतलब संसद के कार्यकाल को बढ़ाकर 5 साल से 6 वर्ष कर दिया गया था। राष्ट्रपति की शक्तियों को घटा दिया गया था। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के जो चुनाव से जुड़े मुद्दे होते हैं उनको सुनने की जो शक्ति, उन पे निर्णय लेने की जो शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास थी उसको हटा दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट से छीन लिया गया था। ऐसे कई परिवर्तन 42वें संविधान संशोधन में इमरजेंसी के दौरान किए गए थे। तो जब 1977 में इंदिरा सरकार हटती है और जब मोरारजी देसाई की नई सरकार आती है, उस सरकार के दौरान जो नई सरकार आती है वो सरकार 1978 में 44वां संशोधन लाती है और उसमें 42वें संशोधन के जो प्रावधान गलत थे और देश के लिए अच्छे नहीं थे उन्हें वापस कर दिया जाता है। ठीक है, उसमें से एक जो संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन का हिस्सा नहीं था संपत्ति का अधिकार, लेकिन फिर भी इसे संविधान से हटा दिया जाता है। ठीक है, अब हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसके पास क्षमा करने, वापस लेने या कम करने की शक्ति होती है किसी अपराधी की सजा? देखिए, भारत में किसी अपराधी की सजा को कम करने का अधिकार सिर्फ एक व्यक्ति के पास है, वो है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के पास भी वो एक शक्ति विशेष परिस्थितियों में ही है, जब एक व्यक्ति को किसी अपराध के लिए मौत की सजा सुनाई गई हो। यानी अगर उसे मौत की सजा सुनाई गई है तो या तो राष्ट्रपति उसे क्षमा कर सकते हैं, या उस सजा को वापस ले सकते हैं, या उस सजा को कम कर वो उस सजा को, मौत की सजा को कम करके उम्र कैद में उसे बदल सकती हैं, या तो उसे पूरी तरीके से क्षमा भी कर सकती हैं। और इस संविधान के उन्हें अनुच्छेद 72 के अंदर ये उन्हें अधिकार मिलता है करने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और दावे वाला कि मतलब एक दावा है और उसका कारण हमको दिया गया है, हमको दोनों को देखना है। तो सबसे पहले हमारा दावा ये है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान यानी 1947 से पहले जो भारत का निर्यात यानी जो भारत विदेशों को जो बेचता था वो उसका लागत ज़्यादा थी और जो खरीदता था वो कम था। तो बिल्कुल सही, जो भारत बेचता था वो ज़्यादा था उसकी संख्या और ख़रीदने वाली चीज़ों की संख्या कम थी, क्योंकि उस वक्त ब्रिटिशों का शासन था। और ब्रिटिश का शासन था तो ज़रूर है कि वो हमसे तो सब चीज़ ले जाते थे, हमारी जो विशेष चीज़ें थी बेची जा सकती थी जो विदेश में, वो चीज़ें हमसे लेकर विदेशों में बेचते थे। लेकिन भारत के लिए तो वो कुछ आयात करते नहीं थे, क्योंकि उन्हें यहाँ के लोगों से कुछ मतलब नहीं था, सिर्फ यहाँ से लेने से मतलब था, देने से नहीं। तो इस तौर पे व्यापार संतुलित के अधिशेष। तो ठीक है, तो हमारा पहला वाला कथन दावा जो है वो तो सही है, ए पॉइंट सत्य है। लेकिन जो कारण को हम यहाँ आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर जो है व्यापार संतुलन के अधिशेष का प्रयोग वृद्धि और विकास के लिए किया जाता था। मतलब जो व्यापार संतुलन, जब आपका निर्यात ज़्यादा हो और आयात कम होता है तो उसे व्यापार संतुलन कहते हैं। जो व्यापार संतुलन है, क्या उसका प्रयोग वृद्धि और विकास के लिए होता था? वो तो आप सभी को पता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान हमारे यहाँ कितना विकास होता था। तो इसका जो ऑप्शन 4 है, ए कथन सत्य है, हाँ, और आर कथन क्या है, असत्य है। इसका प्रयोग वृद्धि और विकास के लिए नहीं होता था, बल्कि ये सारा जो पैसा इससे मिलता था वो पैसा ब्रिटिश सरकार के पास में जाता था।
और जब हम जो चीज़ें विदेश में निर्यात करते थे तो उसमें अधिकांशतः हम सबसे अधिक ब्रिटेन को ही निर्यात करते थे, और उसके बाद श्रीलंका, चीन और ईरान जैसे, उस वक्त फारस जैसे देशों को भी हमारा अच्छा निर्यातक थे वो हमारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति भारत के पहले गणतंत्र समारोह में शामिल हुए? तो देखिए, आप जब भी गणतंत्र दिवस सुनते होंगे तो आपको एक खबर मिलती होगी कि इस साल इस फलाने देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हमारे देश के मेहमान हैं। और एक परंपरा जो हमारे देश की है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन एक विदेशी मेहमान को हमारे गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में बुलाने की, वो परंपरा 1950 जब हमारे देश का पहला गणतंत्र दिवस बनाया गया तब से ही चल रही है। और देश के पहले गणतंत्र दिवस पर, यानी जिस दिन संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ, उस दिन इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो को भारत में इनवाइट किया गया था। ठीक है, और लास्ट इस साल 2024 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, और इससे पहले मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी को बुलाया गया था। ठीक है, तो हमारे देश में किस दिवस को हर वर्ष एक विदेशी मेहमान को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुलाया जाता है? तो वो गणतंत्र दिवस है। और पहली बार किसको बुलाया गया था? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो को, और लास्ट 2024 में बुलाया गया था फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में योग कौशल की कमी के कारण किस प्रकार की बेरोजगारी पैदा होती है? देखिए, योग कौशल की कमी के कारण पैदा होने वाली बेरोजगारी, तो सबसे चीज़ महत्वपूर्ण है कि अगर आप शिक्षित हैं लेकिन आपके पास योग्यता और कौशल, स्किल की कमी है, टैलेंट की कमी है, तो आप किस प्रकार की बेरोजगारी से जूझेंगे? शिक्षित बेरोजगारी से। शिक्षित यानी यहाँ के यूथ जो है वो एजुकेटेड है, लेकिन टैलेंट और स्किल्स की वजह से उन्हें अच्छी जॉब्स नहीं मिल पा रही। तो इस प्रकार की बेरोजगारी क्या है? शिक्षित बेरोजगारी है। और हमारे देश में शिक्षित बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण क्या है? योग्यता और टैलेंट की कमी होनी और रोजगार की भी कमी होना। ये तीनों ही पॉइंट की कमी है हमारे देश में, जिसके कारण शिक्षित बेरोजगारी बढ़ी है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, केंद्र द्वारा शुरू की गई योजना पीएम गति शक्ति कितने इंजनों से चलती है? अब देखिए, पीएम गति शक्ति कोई ट्रेन नहीं है, बल्कि पीएम गति शक्ति परियोजना देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकास या जल्दी से तेजी से आगे बढ़ाने के लिए, विकसित करने के लिए शुरू की गई एक परियोजना थी, जिसके तहत 7 क्षेत्र यानी 7 इंजन, जिन्हें हम इंजन कहते हैं, मतलब वो 7 इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र हैं जिनमें विकास करने के लिए तैयार किया गया। और इसे नाम से ही पता चलता है, इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने अक्टूबर 2021 में की थी। और इसमें 7 इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्रों को चुना गया था, जिन पर आगे आने वाले वक्त तक हमें काम करना है। वो क्षेत्र कौन कौन से हैं? सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, जन परिवहन, जलमार्ग और रसद बुनियादी ढांचे, मतलब कच्चे माल को भंडारण करने की जगहों को विकसित करने को लेकर ये लाया गया था। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, पीएम गति शक्ति। ओके, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के